इस शांत और वैचारिक चर्चा में हम सबका स्वागत है। जी बिल्कुल। आज के इस गहरे विश्लेषण में ना हम एक ऐसी पुस्तक के पन्नों को बहुत ही ठहराव के साथ पलटेंगे जो सदियों से चली आ रही मान्यताओं और कथाओं पर एक बिल्कुल नया प्रकाश डालती है। और ये प्रकाश बहुत आवश्यक भी है। बिल्कुल। हम पूर्व राजनयिक और लेखिका मधु भाडुरी जी की पुस्तक परिचित कथा की अनकही कहानी पितृसत्ता को चुनौती इसके संपूर्ण सारांश पर बात करने जा रहे हैं। जी। इस चर्चा को शुरू करने से पहले ये स्पष्ट करना बहुत आवश्यक है कि इस विश्लेषण का उद्देश्य किसी भी रूप में कोई विवाद खड़ा करना नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि बहुत ही सहजता से उन आवाजों को सुनना है जिन्हें शायद इतिहास के पन्नों में हाशिए पर धकेल दिया गया था। सही कहा। और हमारे सभी श्रोताओं के लिए ये समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण पूरी तरह से तटस्थ और निष्पक्ष है। हम यहाँ किसी भी राजनीतिक विचारधारा या धार्मिक मान्यता या किसी विशेष पक्ष का ना तो समर्थन कर रहे हैं और ना ही विरोध कर रहे हैं। जी, ये स्पष्ट होना बहुत जरूरी है। हमारा मुख्य उद्देश्य केवल लेखिका के दृष्टिकोण को समझना है और अपनी बात को पुष्ट करने के लिए उन्होंने जिन अकादमिक शोधों का संदर्भ दिया है उन्हें एक निष्पक्ष और सरल नजरिया प्रदान करना है। मतलब ये ज्ञान और विचारों की एक यात्रा है जहां हम केवल एक अलग दृष्टिकोण का अवलोकन करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं होगी। हम हर एक विचार के पीछे के मनोविज्ञान को गहराई से समझने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल। तो चलिए इस सारांश के प्रारंभिक विचार से ही इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। सारांश की शुरुआत अंक एक बहुत ही बुनियादी सवाल से होती है। हम सब ने राम की मर्यादा, सीता का महान त्याग और रावण का अहंकार तो सुना है। बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लेकिन लेखिका ये सवाल उठाती हैं कि उस विशाल महल के गलियारों में कैकेयी के मन में असल में क्या चल रहा था। जी। शूर्पणखा का वो प्रस्ताव क्या वाकई केवल एक अपराध था, और उर्मिला जिसने 14 साल सन्नाटे में बिताए, उसकी कहानी मुख्य पन्नों पर क्यों नहीं है? ये बहुत ही गहरा सवाल है। सारांश का ये मूल विचार ये स्थापित करता है कि शक्तिशाली लोगों ने या सत्ता के केंद्र में बैठे लोगों ने अक्सर कहानियों का दूसरा पहलू दबा दिया है। और इसे हम अपने रोजमर्रा के जीवन के एक बहुत ही सामान्य उदाहरण से समझ सकते हैं। जैसे कि देखिए, जब भी किसी दफ्तर या परिवार में दो लोगों के बीच कोई विवाद होता है ना, तो अक्सर उसी की कहानी को सच मान लिया जाता है जो अधिक ताकतवर होता है। जी बिल्कुल। जिसकी आवाज धीमी होती है उसका सच धीरे धीरे मिट जाता है। ये बहुत ही सटीक तरीके से इस मूल विचार को स्पष्ट करता है। जो सत्ता में होता है वो न केवल वर्तमान को नियंत्रित करता है बल्कि वो भविष्य के लिए इतिहास भी लिखता है। लेखिका यहाँ ठीक इसी बात की ओर ध्यान दिला रहे हैं कि महाकाव्यों के निर्माण के समय जो लोग सत्ता के केंद्र में नहीं थे, विशेषकर स्त्रियां, जी विशेषकर स्त्रियां, उनके तर्क और उनके दृष्टिकोण को या तो पूरी तरह से भुला दिया गया या फिर उन्हें इस तरह से पेश किया गया जिससे तत्कालीन शक्तिशाली व्यवस्था की महानता और अधिक बढ़ सके। यह एक स्वाभाविक मानवीय और सामाजिक प्रवृत्ति है जिसे समझना इस पूरी पुस्तक को समझने की पहली सीढ़ी है। बिल्कुल सही कहा। सत्ता और कहानी के इसी गहरे संबंध को अगर हम थोड़ा और विस्तार से समझें तो सारांश में कैकेयी का प्रसंग एक बहुत बड़े उदाहरण के रूप में सामने आता है। जी, कैकेयी का प्रसंग बहुत ही महत्वपूर्ण है। पारंपरिक रूप से कैकेयी को केवल मंथरा के बहकावे में आने वाली एक क्रूर सौतेली माँ के रूप में चित्रित किया गया है। लेकिन लेखिका का दृष्टिकोण इस पुरानी धारणा को एक नई दिशा देता है। लेखिका के अनुसार कैकेयी एक बहुत ही कुशल योद्धा थी जिसने युद्ध के मैदान में राजा दशरथ की जान बचाई थी। जी, ये तथ्य अक्सर भुला दिया जाता है। समाज ने उसे केवल एक खलनायिका का रूप दे दिया। लेकिन यहाँ ये विचारने वाली बात है कि क्या उसका अपनी योग्यताओं के आधार पर अपने बेटे के लिए राज्य का हक मांगना वाकई कोई क्रूरता थी? ये एक बहुत ही तार्किक प्रश्न है। इस विचार को और मजबूती देने के लिए सारांश में साल 2015 में यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो द्वारा किए गए नैरेटिव आइडेंटिटी यानी कथात्मक पहचान के एक अकादमिक शोध का भी जिक्र किया गया है। और ये शोध इस पूरी बहस को एक वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक आधार देता है। आप इस शोध के बारे में थोड़ा और विस्तार से बता सकते हैं? बिल्कुल। यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो का ये शोध बहुत स्पष्ट रूप से ये दर्शाता है कि इतिहास अक्सर उन महिलाओं को खलनायिका के रूप में चित्रित करता है जो सत्ता में अपनी हिस्सेदारी मांगती हैं या अपने अधिकारों के लिए बहुत मुखर होकर आवाज उठाती हैं। मतलब जो पुरानी व्यवस्था को चुनौती देती हैं। जी, समाज की जो एक स्थापित पुरानी व्यवस्था होती है जिसे हम आमतौर पर पितृसत्ता कहते हैं,
उसके लिए ये बहुत जरूरी होता है कि जो भी महिला इस व्यवस्था को चुनौती दे, उसकी छवि को नकारात्मक बना दिया जाए, ताकि वो महिला अन्य लोगों के लिए कोई प्रेरणा न बन सके। बिल्कुल ऐसे ही किया जाता है। इस बात को समझना बहुत आसान हो जाता है जब हम इसे आज के किसी पारिवारिक या सामाजिक ढांचे में रखकर देखते हैं। कैसे? मान लीजिए कि किसी परिवार में पुश्तैनी संपत्ति का बंटवारा हो रहा है। सदियों से ये देखा गया है कि अगर उस परिवार की कोई बेटी या बहू कानूनी और नैतिक रूप से संपत्ति में अपना जायज हक मांग लेती है, तो अक्सर उसे घर तोड़ने वाली करार दे दिया जाता है। बिल्कुल, समाज उसके अधिकार मांगने को एक स्वार्थ या अपराध की तरह देखता है। ये तो आज भी होता है। लेखिका कैकेयी के संदर्भ में ठीक इसी सामाजिक मनोविज्ञान की बात कर रही हैं। जब कैकेयी ने एक रानी और एक योद्धा के रूप में अपने अधिकार का प्रयोग किया, तो उस समय के समाज ने उसकी उस मांग को क्रूरता का नाम दे दिया। यह एक तरह से उस पुरानी व्यवस्था को सुरक्षित रखने का तरीका था, ताकि भविष्य में कोई और स्त्री इस तरह सत्ता मांगने का दुस्साहस ना कर सके। जी, व्यवस्था को बचाने के लिए किसी एक को स्वार्थी घोषित कर देना बहुत ही पुरानी सामाजिक रणनीति रही है। कैकेयी के प्रसंग में हम देखते हैं कि कैसे महत्वाकांक्षा, जो एक पुरुष के लिए गुण मानी जाती है, वही महत्वाकांक्षा एक स्त्री के लिए उसका सबसे बड़ा दोष बन जाती है। यह दृष्टिकोण हमें ये सोचने पर विवश करता है कि इतिहास में हम जिसे बुराई मानते आए हैं, वो शायद केवल व्यवस्था के खिलाफ उठाई गई एक जायज आवाज भी हो सकती है। बिल्कुल सही। और सत्ता और अधिकारों से आगे बढ़कर जब हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता और इच्छाओं की बात करते हैं, तो सारांश एक और बहुत ही जटिल और दर्दनाक प्रसंग की ओर मुड़ता है। शूर्पणखा का प्रसंग। जी, सारांश में इसे दमित इच्छाओं का दंड कहा गया है। इसमें लेखिका बहुत ही मुखरता से ये सवाल उठाती हैं कि क्या किसी भी स्वतंत्र स्त्री का अपनी इच्छा से अपने प्रेम का प्रस्ताव रखना इतना बड़ा अपराध था कि उसकी नाक काट दी जाए? ये एक बहुत ही विचलित करने वाला प्रसंग है। शूर्पणखा को इतिहास में केवल एक राक्षसी बताकर उसकी शारीरिक विद्रूपता को सही ठहराया गया। लेखिका का मानना है कि यह केवल एक शारीरिक हमला नहीं था, बल्कि यह एक स्त्री की स्वतंत्रता और उसकी इच्छाओं पर की गई एक बहुत गहरी और प्रतीकात्मक चोट थी। इस बिंदु को गहराई से समझने के लिए सारांश हमें साल 2019 में यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स द्वारा किए गए जेंडर बेस्ड वायलेंस इन एपिक्स यानी महाकाव्यों में लिंग आधारित हिंसा के शोध की ओर ले जाता है। ये शोध इस प्रसंग की परतों को बहुत ही स्पष्ट तरीके से खोलता है। जी, यूनिवर्सिटी ऑफ लीड्स के इस शोध में एक बहुत ही अहम पैटर्न सामने आया था। कैसा पैटर्न? इसमें यह पाया गया कि प्राचीन कथाओं में शारीरिक विद्रूपता या शरीर के अंगों को भंग करने की सजा का उपयोग विशेष रूप से उन पात्रों के खिलाफ किया जाता था जो समाज द्वारा तय की गई नैतिकता और आचरण की सीमाओं को लांघते थे। शूर्पणखा की नाक काटना केवल उसे दी गई एक सजा तक सीमित नहीं था। अगर हम इसे एक समाजशास्त्रीय नजरिया दें, तो ये दरअसल पूरे समाज की स्त्रियों के लिए खौफनाक संदेश था। इस खौफनाक संदेश की कार्यप्रणाली को हम इतिहास की कई रूढ़िवादी या तानाशाही व्यवस्थाओं में भी देख सकते हैं। बिल्कुल। जब किसी ऐसे समाज में कोई व्यक्ति कोई नियम तोड़ता है, तो उसे अक्सर सरेआम सबके सामने सजा दी जाती है। जी। वो सजा उस अकेले व्यक्ति को सुधारने के लिए नहीं होती, बल्कि वहां खड़े बाकी सैकड़ों लोगों के मन में डर पैदा करने के लिए होती है कि अगर तुमने भी इस स्थापित नियम को तोड़ने की कोशिश की, तो तुम्हारा भी यही हश्र होगा। सही कहा। शूर्पणखा के साथ जो हुआ, लेखिका उसे पितृसत्ता का ऐसा ही एक सार्वजनिक संदेश मानती हैं। ये एक हिंसक तरीका था ये बताने का कि एक स्त्री को अपनी इच्छाएं व्यक्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर कोई स्त्री अपनी इच्छा से प्रेम का प्रस्ताव रखने की स्वतंत्रता दिखाती है, तो उसके सम्मान को, जिसका प्रतीक उसकी नाक थी, हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाएगा। ये एक बहुत ही संवेदनशील और विचारणीय बिंदु है। इस पूरी घटना के पीछे समाज का वो गहरा मनोवैज्ञानिक डर छिपा हुआ है जो एक आजाद और स्वतंत्र विचारों वाली स्त्री से घबराता है। जब कोई स्त्री ये तय करने लगती है कि उसे क्या चाहिए, तो पुरानी व्यवस्था को अपना नियंत्रण खोता हुआ महसूस होता है। और उस नियंत्रण को वापस पाने का सबसे आसान तरीका हिंसा और सार्वजनिक अपमान होता है। लेखिका ने शूर्पणखा के प्रसंग को केवल एक महाकाव्य की घटना से निकालकर उसे महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा के एक ऐतिहासिक और मनोवैज्ञानिक दस्तावेज के रूप में प्रस्तुत किया है। बिल्कुल। और जहां एक और विद्रोह और सजा की इतनी मुखर आवाजें हैं, वहीं इस सारांश में एक बहुत ही गहरा सन्नाटा भी है। हम बात कर रहे हैं उर्मिला की। जी, सारांश का यह हिस्सा एक अजीब सी खामोशी का एहसास कराता है।
लक्ष्मण राम के साथ वन में गए, सीता उनके साथ गईं, लेकिन उर्मिला अयोध्या के उस विशाल महल में बिल्कुल अकेले रह गई। वो 14 साल तक उस सन्नाटे की असहनीय पीड़ा से गुजरी, जिसे इतिहास ने महज एक महान त्याग का नाम देकर एक किनारे कर दिया और लगभग भुला ही दिया। लेखिका का तर्क है कि उर्मिला का ये मौन और एकांत बहुत ही गहरा था, लेकिन यह हमेशा अनसुना रहा। इस अनसुनी पीड़ा को समझने के लिए सारांश में साल 2017 के हार्वर्ड सोशियोलॉजी विभाग के इनविजिबल लेबर यानी अदृश्य श्रम के अध्ययन का संदर्भ दिया गया है। हार्वर्ड का यह अध्ययन इस खामोशी को एक नया अर्थ देता है। ये शोध क्या बताता है? ये शोध बताता है कि हमारा समाज अक्सर उन लोगों के काम, उनके दर्द और उनके योगदान को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है, जो अपने अधिकारों के लिए शोर नहीं मचाते या जो सत्ता के सीधे संघर्ष में शामिल नहीं होते। उर्मिला का यह त्याग इसी अदृश्य श्रम और अदृश्य पीड़ा का एक बहुत ही सटीक और मार्मिक उदाहरण है। जी। चूंकि उनके इस त्याग से कोई सत्ता परिवर्तन नहीं हो रहा था, इसलिए उनके 14 साल के उस कठोर एकांत को इतिहास ने कोई विशेष महत्व नहीं दिया। अदृश्य श्रम की इस अवधारणा को समझने के लिए हमें इतिहास में जाने की आवश्यकता नहीं है। इसे हम आज भी अपने आसपास हर घर में देख सकते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं। किसी भी सामान्य परिवार में अक्सर एक ऐसा सदस्य होता है, और ज्यादातर मामलों में वो घर की कोई स्त्री या गृहिणी होती है, जो सुबह से लेकर रात तक बिना थके, बिना कोई शिकायत किए पूरे घर को संभालती है। जी, वो कभी अपने काम का वेतन या हिसाब नहीं मांगती। और इसका परिणाम ये होता है कि जब घर में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते हैं या शक्ति और सत्ता की बात आती है, तो उनके इस अदृश्य योगदान को शून्य मान लिया जाता है। लोग बहुत आसानी से कह देते हैं कि उनका योगदान ही क्या है। लेखिका ये समझाना चाहती हैं कि उर्मिला के साथ भी इतिहास ने यही किया। पितृसत्तात्मक समाज हमेशा उसी त्याग को महिमा मंडित करता है जो उसके काम का होता है। जो त्याग खामोश होता है, उसे वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर भूल जाता है। ये बात सोचने पर मजबूर कर देती है कि कैसे हम खामोशी को महानता का नाम देकर उस पीड़ा को स्वीकार करने की अपनी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। उर्मिला को महान बताकर समाज ने दरअसल उनके प्रति अपनी जवाबदेही को ही खत्म कर दिया। जब किसी को मूर्ति बना दिया जाता है, तो फिर उसके दर्द के बारे में बात करने की जरूरत ही नहीं रह जाती। लेखिका ने इस अध्याय में उर्मिला को उस अंधेरे और खामोश कोने से निकालकर वापस विमर्श के केंद्र में ला खड़ा किया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा वैचारिक कदम है। बिल्कुल। और अब जब हम अदृश्य श्रम और खामोश त्याग की बात कर ही रहे हैं, तो सारांश हमें उस बिंदु पर ले जाता है जहां ये खामोशी और ये त्याग अपनी चरम सीमा को पार कर जाते हैं। हम बात कर रहे हैं सीता जी के अंतिम निर्णय की। जी। इस अध्याय का शीर्षक है सीता अग्नि परीक्षा से धरती की गोद तक। ऐतिहासिक रूप से सीता जी के चरित्र को हमेशा एक आदर्श के खांचे में फिट करके रखा गया है। लेकिन लेखिका यहाँ सीता जी की एक अलग ही शक्ति का विश्लेषण करती हैं। सारांश बताता है कि सीता जी में वो सामर्थ्य था कि वो बिना किसी सहारे के अपने स्वाभिमान के साथ खड़ी रह सकती थी। जब उनसे दूसरी बार उनकी पवित्रता का प्रमाण मांगा गया, तो उनका धरती में समा जाने का निर्णय उनकी कोई हार या पलायन नहीं था। लेखिका मानती हैं कि ये उस पितृसत्तात्मक समाज के प्रति उनका अंतिम, सबसे बड़ा और सबसे सशक्त विद्रोह था। सीता जी के इस कदम के पीछे के मनोविज्ञान को समझने के लिए सारांश साल 2021 में यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न द्वारा रिस्पॉन्स टू कलेक्टिव ट्रॉमा यानी सामूहिक आघात के प्रति प्रतिक्रिया पर की गई रिसर्च की मदद लेता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न की ये रिसर्च मनोविज्ञान के एक बहुत ही गहरे और अक्सर अनदेखे पहलू को उजागर करती है। जी। इस शोध में ये पाया गया कि जब समाज किसी व्यक्ति को बार बार कटघरे में खड़ा करता है, बार बार उसकी सत्यनिष्ठा या पवित्रता की परीक्षा लेता है, तो एक बिंदु ऐसा आता है जब वो व्यक्ति उन परीक्षणों को देने से साफ इनकार कर देता है। पूरी व्यवस्था की एक बहुत बड़ी नैतिक हार होती है जो उस व्यक्ति के विश्वास को बनाए रखने में विफल रही। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत को हम आज की दुनिया के एक बहुत ही व्यवहारिक उदाहरण से जोड़कर देख सकते हैं। कैसे? कल्पना कीजिए कि किसी संस्था या कंपनी में एक बहुत ही योग्य और ईमानदार कर्मचारी पूरी निष्ठा से काम करता है, लेकिन उसका प्रबंधन बार बार उसकी ईमानदारी पर शक करता है और हर दिन उसे नए तरीके से खुद को साबित करने के लिए मजबूर करता है। बिल्कुल। फिर एक दिन वो कर्मचारी थकाकर अपना इस्तीफा दे देता है और वहां से हमेशा के लिए चला जाता है। ऐसे में हार उस कर्मचारी की नहीं होती, हार उस संस्था की होती है जिसने अविश्वास के कारण एक सच्चे इंसान को खो दिया। लेखिका के अनुसार सीता जी ने भी ठीक यही किया।
उन्होंने धरती में समाकर किसी को छोड़ा नहीं था, बल्कि उन्होंने उस पूरी अमानवीय व्यवस्था को ही हमेशा के लिए नकार दिया था, जहां एक स्त्री को हर मोड़ पर अपनी पवित्रता साबित करनी पड़ती है। उनका वो कदम लाचारी का नहीं बल्कि चरम स्वाभिमान का एक सचेत निर्णय था। विद्रोह की ये परिभाषा बहुत ही शक्तिशाली है। विद्रोह हमेशा आवाज उठाकर या हिंसक होकर ही नहीं किया जाता। जी, कभी-कभी हमेशा के लिए खामोश हो जाना और उस अयोग्य व्यवस्था को ही पीछे छोड़ देना भी सबसे बड़ा विद्रोह होता है। सीता जी का ये निर्णय समाज को एक आईना दिखाता है कि जब इंसान के आत्मसम्मान को बार बार ठेस पहुंचाई जाती है, तो वो उस व्यवस्था को सुधारने की बजाय उसे पूरी तरह से खारिज कर देना ही उचित समझता है। लेखिका इन प्राचीन प्रसंगों और कथाओं को केवल इतिहास तक ही सीमित नहीं रखती। जी, सारांश के अंतिम हिस्से में वे इस पूरी चर्चा को प्राचीन काल से निकालकर सीधे आज के हमारे वर्तमान 2026 के इस दौर में ला खड़ी करती है। सारांश में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि आज भी हमारे आधुनिक समाज के हर घर में एक कैकेयी है, एक शूर्पणखा है और एक उर्मिला है। आज के इस तकनीक संचालित और तथाकथित आधुनिक समय में भी महिलाओं को अक्सर उन्हीं सदियों पुराने पैमानों पर तौला जा रहा है। और यही इस पूरी पुस्तक और आज की इस चर्चा का सबसे महत्वपूर्ण संदेश है। लेखिका हमें इतिहास के पन्नों में उलझा कर नहीं रखना चाहती। वे चाहती हैं कि हम उस इतिहास के आईने में अपना आज देखें। आज भी जब कोई स्त्री अपने जायज अधिकारों के लिए लड़ती है या दफ्तर में अपनी तरक्की की मांग करती है, तो उसे कैकेयी की तरह स्वार्थी या अधिक महत्वाकांक्षी मान लिया जाता है। जब कोई स्त्री अपनी आज़ादी और अपनी इच्छाओं को प्राथमिकता देती है, तो समाज शूर्पणखा की तरह उसका चरित्र हनन करने में कोई कसर नहीं छोड़ता। और आज भी अनगिनत उर्मिलाएं हैं जिनके दिन रात के अदृश्य श्रम को त्याग का नाम देकर अर्थव्यवस्था और समाज में उनके अस्तित्व को ही मिटा दिया जाता है। यह किताब यह स्पष्ट करती है कि सत्य कोई एक ठोस या निर्विवाद चीज नहीं है। सत्य इस बात पर बहुत अधिक निर्भर करता है कि कहानी सुना कौन रहा है और वो किन शब्दों का चुनाव कर रहा है। इस पूरी गहरी चर्चा का अगर हम एक वैचारिक सार निकालें तो वो ये है कि ये सारांश और ये पुस्तक हमें सोचने का एक बिल्कुल नया, आधुनिक और विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। यह हमें सिखाता है कि जिन बातों को हम बचपन से शाश्वत सत्य मानकर उन पर बिना सवाल किए विश्वास करते आए हैं, वे दरअसल किसी शक्तिशाली वर्ग द्वारा अपनी सत्ता और सुविधा को बनाए रखने के लिए गढ़ी गई व्यवस्थाएं भी हो सकती हैं। ये चर्चा हमें सवाल पूछने की प्रेरणा देती है। यह उन सभी लोगों के प्रति हमें अधिक संवेदनशील बनाती है जिन्हें इतिहास ने एक तरफा गलत करार दे दिया था। ये बिल्कुल सत्य है कि यह सारांश हमारी सोची समझी दुनिया को एक नए सिरे से देखने का एक खुला निमंत्रण है। जी। और इस चर्चा को विराम देने से पहले इन सारे शोधों और लेखिका के विचारों को गहराई से समझते हुए अगर हम भविष्य की ओर देखें तो श्रोताओं के लिए एक बहुत ही विचारणीय सवाल पैदा होता है। वो सवाल क्या है? हमने देखा कि कैसे सदियों पहले ताकतवर लोगों ने महाकाव्यों और कथाओं के माध्यम से नैरेटिव या कहानियों को अपने हिसाब से गढ़ा। आज 2026 में हमारी कहानियां और हमारा इतिहास डेटा एल्गोरिदम और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से लिखा जा रहा है। जी बिल्कुल। तो विचार करने वाली बात यह है कि क्या हम अनजाने में उसी पुरानी पितृसत्ता और उन्हीं पुराने पूर्वाग्रहों को आज की इस नई तकनीक और कोड्स में फीड नहीं कर रहे हैं? ये बहुत ही डराने वाला विचार है। अगर आज हम हाशिए पे खड़ी आवाजों को इस डिजिटल इतिहास में दर्ज नहीं करेंगे, तो क्या आज से 1000 साल बाद का समाज भी किसी नई कैकेयी या नई शूर्पणखा को उसी तरह खलनायक नहीं मान लेगा, क्योंकि उस समय का एल्गोरिदम भी किसी सत्तावान वर्ग ने ही लिखा होगा? ये वास्तव में एक बहुत ही गहरा और नया दृष्टिकोण है। ये विचार हमें सचेत करता है कि इतिहास केवल अतीत की बात नहीं है, इतिहास इस वक्त भी लिखा जा रहा है। बिल्कुल। और ये सुनिश्चित करना हमारी जिम्मेदारी है कि इस बार कहानी के सारे पहलू निष्पक्षता से दर्ज किए जाए। सही कहा। और इसी गहरे चिंतन के साथ हम आज की इस वैचारिक और ज्ञानपूर्ण चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। इस विचारों की यात्रा में हमारे साथ इतनी गहराई और धैर्य के साथ चलने के लिए, इन जटिल विषयों को इतने ध्यान से समझने के लिए हम सभी सुनने वालों का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जी, हम इस चर्चा में आप सभी के समय और वैचारिक उपस्थिति के लिए अत्यंत आभारी हैं। ऐसे ही नए विचार खोजते रहें और सबसे जरूरी बात, सदा सवाल पूछते रहें। एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।